गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सबका थिंक आईएएस में। थिंक आईएएस में आज हम देखेंगे 20 सितंबर 2022 का न्यूज़पेपर द हिंदू। और हिंदू ने आज को खुद से थोड़ा बदला है, पहले से ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव किया है। तो आप अपना कोई नोट निकाल करके और कमेंट बॉक्स में आंसर्स लिखने के लिए तैयार रहिएगा। तो इनका कमेंट है बोल्ड एंड ब्यूटीफुल एंड इट इज़ रियली, बिकॉज जब मैं आज पूरा का पूरा हिंदू कंप्लीट करूंगा तो आपको खुद समझ में आएगा आपको आपकी इन्फॉर्मेशन लेने की पावर और न्यूज़पेपर जो है आपको पहले से कितना ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो चुका है द हिंदू। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। द हिंदू में मेजर न्यूज़ क्या क्या होने वाली है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगा, लोधा टू रमना, जो टोटल 8 सीजीआई आए हैं बीजेपी की गवर्नमेंट में मोदी इरा में, उनको बहुत ही डिटेल में लिखा है और बहुत ही अच्छा आर्टिकल है ये। दूसरा आपको इम्पॉर्टेंट मिलेगा कि तालिबान के ऊपर उन्होंने यूएस वेटरन को छोड़ दिया है, नो नेगोशिएशन एट द कॉस्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि डेथ पेनल्टी के ऊपर है। तो स्टार्ट करते हैं हम डेथ पेनल्टी से। सुप्रीम कोर्ट ने फेयर हियरिंग के लिए बोला है जो डेथ पेनल्टी होता है, बिकॉज कई सारे केसेस में क्या हो रहा था कि एक ही दिन में जजमेंट सुना दिया जाता था कि आपको हैंग किया जाएगा। तो अगर एक ही दिन में जजमेंट हो रहा है तो इसमें लाइफ, राइट टू लाइफ का जो आर्टिकल 21 का है वो वायलेट होता है, क्योंकि कितनी बार आप सही डिसीजंस तक नहीं पहुंच पाते, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को नहीं समझ पाते और आप जजमेंट लेते हैं। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्लियरिटी बोला है कि डेथ पेनल्टी जो है मीनिंगफुल और रियल इफेक्टिव मैनर में देना चाहिए। इसलिए उसे कुछ हियरिंग्स के बाद ही आप ये फाइंड आउट करें कि वो सही है कि नहीं, उसके बाद ही डेथ पेनल्टी को दे। और ये इसके लिए उन्होंने ये भी बोला है कि हमें एक यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क बनाना होगा जिससे कि इस लॉ को फिर से कोई वायलेट ना करे और एक दिन में कोई भी ऐसे जजमेंट्स पास ना कर सके। इवन ये उन्होंने खुद के लिए बनाया है। तो एक्चुअली ये जो है 3 जज बेंच के पास चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित ने इसको रिप्रेजेंट किया और मिटिगेशन फैक्टर्स को लाते हुए इन्होंने बोला कि एक्सट्रीम पेनल्टी ऑफ डेथ वाज अ वैल्यूएबल राइट। ठीक है, तो उस एक्यूज्ड का राइट है कि वो अपने सारे के सारी चीज़ें प्रेजेंट सही से टाइम पे कर सके, जिससे कि वो जो रियलिटी है केस की वो सामने आ सके। थरूर, शशि थरूर, ये इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। आप सब ने देखा होगा कि पार्टी प्रेसिडेंट के लिए अभी कांग्रेस के लिए बार बार राहुल गांधी का नाम ले रहे थे, तभी अचानक से नाम आया, राहुल गांधी ने गहलोत का नाम ले लिया जो कि एक्चुअली में राजस्थान के सीएम है अभी। तो यहाँ पे शशि थरूर ने बोला कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है और मैं भी इसमें कॉन्टेस्ट करना चाहता हूँ। आप सभी जानते हैं कि शशि थरूर एक लिटरेट और माननीय नेता है। आपके क्या विचार है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये क्वीन का एक्चुअली आखिरकार फ्यूनरल हो गया अब, जो कि एंड ऑफ इरा रहा, रेन ऑफ क्वीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इरा रहा है इनका। ये लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग क्वीन है एक्चुअली वेटरन की। सीएम डिडंट कीप वर्ड केरला गवर्नर। देखिए ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, पर हमको एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से यहाँ पे क्या समझने के लिए मिला कि वहाँ के जो केरला के गवर्नर हैं वो बोल रहे हैं सीएम को कि आपने मुझे यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर्स हैं उनको अपॉइंट नहीं करने दिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये उनका बनता है, एक्चुअली गवर्नर का बनता है कि वो अपॉइंट करे, बिकॉज लॉ के हिसाब से हर एक स्टेट का गवर्नर उस मेन यूनिवर्सिटीज़ का ऑलरेडी चांसलर होता है। तो वाइस चांसलर एक्चुअली वो अपॉइंट करना चाहते थे, जो कि उनसे सजेशन भी नहीं लिया गया। और इवन उन्होंने हिंट दिया था कि यूनिवर्सिटी लॉज अमेंडमेंट एक्ट जो 2022 है वो उस पर साइन नहीं करेंगे, और लोकयुक्ता एक्ट जो है 2022 उसमें भी बदलाव की जरूरत है, उसे भी नहीं देखा गया है। बाइडेन ने डिफेंड किया है ताइवान को, जो जिससे बेजिंग जो है वो फिर से इरिटेट हो चुका है। अब ऐसा हुआ क्यों है, क्योंकि आप जानते हैं चाइना फॉलो करता है वन चाइना पॉलिसी। अब उसमें वो बेजिंग को ये कहना है कि ताइवान जो है इंटरनल पार्ट है चाइना का। अब एक्चुअली ये ताइवान ऐसा मानता नहीं और 2049 से पहले ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो बार बार एग्रेशन दिखा रहा है चाइना ताइवान के ऊपर। तो एक अच्छा एलाई होने के कारण यूएस ने अब टोटली डिफेंड करना शुरू कर दिया है और बोला है कि ताइवान की अपनी सॉवरेनिटी है, उसको वायलेट ना किया जाए। ममता बनर्जी ने ये बोला है कि ईडी सर्च और सीबीआई सर्च जो था वो पीएम ने नहीं करवाई थी, तो बेकार में हमें एलिगेशंस पीएम पे नहीं लगाने चाहिए। एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है जो कि मुझे पर्सनली अच्छी लगी। आफ्टर 23 ईयर्स कश्मीर सेट टू रिलीज द एंटरटेनमेंट इन डार्क हॉल्स। बहुत दिनों बाद आफ्टर 23 ईयर्स ऐसा होने जा रहा है कि कश्मीर में अब फिर से सिनेमा हॉल खुलेंगे, बिकॉज इससे पहले जब वहाँ पे पहले सिनेमा हॉल थे उसे बंद करवा दिया गया था, क्योंकि जो इस्लाम को कट्टरपंथी है मानने वाले वो लोग ये मानते हैं कि हमें
गाने या फिर आप जो मूवी देखते हैं वो सही नहीं है। इसको रोकने के लिए उन्होंने हर वो प्रयास किया, और एक्चुअली में ऐसा करने से उन्हें फ़ायदा क्या था, वो इंडिया से कट ऑफ रखना चाहते थे कश्मीर को। ये एक मेन रीज़न था उनका, जो कि उनका मामला सामने भी आ गया। तो अभी वहाँ के जो गवर्नर हैं, वहाँ के गवर्नर फिर से लॉन्च करने जा रहे हैं आइनॉक्स में, जिसमें 2 नई मूवी होने वाली है, विक्रम वेदा एंड पोनियन सेल्वन। और ये आइनॉक्स में रिलीज हो रही है श्रीनगर में, शिवपुरा एरिया में। और ये इतने दिनों बाद रिलीज होने के बाद एक्चुअली ये भी देखा गया था कि फारूक अब्दुल्ला जो कि 1996 में थे, उन्होंने भी एफोर्ड किया था सिनेमा हॉल्स खोलने की 2, लेकिन वो फेल हो गए थे बिकॉज पुअर पेट्रोनोज रहा था। और 1999 में जब सिनेमा हॉल खोला गया था तो एक्चुअली मिलिटेंट्स ने उनमें बम फेंक दिए थे और लोगों को डराया था। तो आप खुद ही सोचे फिर लोग कैसे जाएंगे। अब आप दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी लेकर जो पॉलिसी है उसमें बहुत सारे लोगों ने पैसे कमाए हैं। फिलहाल इसका जजमेंट आने दिए, तब हम इसे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इससे अगला न्यूज़ आपको हमेशा याद रखना है कि जो बेकार की न्यूज़ है उन सारी चीज़ों को नहीं पढ़ना है, इससे आपका टाइम बहुत बचेगा। देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, हिस्टोरियंस हैव ऑलवेज बिन दिल्ली सेंट्रिक। अब ये करण सिंह जो है वो राज्यसभा के मेंबर हैं, उन्होंने ये बोला है कि हिस्टोरियंस हमेशा दिल्ली सेंट्रिक चीज़ें ही लिखते थे और कॉलोनियल सेंट्रिक, तो हमें उससे आगे उठना चाहिए। और उनकी एक बुक आई है, अगर आपका मन करे तो आप पढ़िएगा, अ किंग विदाउट ए किंगडम बाय अशोक कुमार बल। ठीक है, और ये आने के बाद एक्चुअली में जो है ये किसके ऊपर है, ये गणपति जो थे उड़ीसा के हिस्ट्री में, ट्रेडिशन में, उनके ऊपर है, जो कि जगन्नाथ भगवान को, लॉर्ड को वहाँ पे पूजते थे और उनकी सेवा करते थे। तो आप अगर आपका मन करे तो आप पढ़िएगा। SC6 रिस्पॉन्स फ्रॉम AP तेलंगाना सेंटर टू प्ले हैव मोर असेंबली सीट्स। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्चुअली ये बोला है, ये गवर्नमेंट से जवाब मांगा है कि अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना को क्या और असेंबली सीट्स मिलनी चाहिए। तो ये कौन से आर्टिकल में आता है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आर्टिकल जो है सेक्शन 26 क्लॉज 1 2014 एक्ट के तहत, ठीक है, आर्टिकल 170 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो असेंबली सीट्स आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए जाता है। बिकॉज ये दोनों स्टेट्स जब एक दूसरे से अलग हुए थे तो इनमें जो सीट्स था वो सही से नहीं था। और सीट्स किस पे होता है, पॉपुलेशन बेसिस पे। तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो भी, डेमोग्राफी चेंज हुई है और उसके हिसाब से वहाँ पे और सीट्स मिलनी चाहिए। और एक्चुअली ये केस आया कहाँ से है, जम्मू एंड कश्मीर में जब डिलिमिनेशन कमीशन बैठा है तो वहाँ पे जो सीट्स डिवाइड हुए हैं उसमें एक पिटीशन फाइल की गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये जवाब गवर्नमेंट से मांगा है, तेलंगाना और अरुणाचल प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश के लिए भी। इसी के साथ देखते हैं एक बहुत पहले की जो न्यूज़ थी जो मैंने आपको कराई थी, नोइंग द किलर। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है, जो कि जल्दी में वो लोग जजमेंट दे देते हैं डेट उनको डेथ पेनल्टी की, वो कितना गलत है और इसको सही करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे राइटर का ये कहना है कि उन्होंने अच्छा किया है कि उन्होंने नॉर्म्स तैयार किए हैं जिससे फैक्टर्स ऑफ डेथ को सही से कंट्रोल किया जा सके। अब देखिए, ये होता क्या है ना, आप किसी अगर कोई कन्विक्ट है, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सीरियस क्राइम किया हुआ है, तो आप उसे डेथ पेनल्टी देते हैं। और वो कितना बार क्या होता है कि वो किसी कंपल्सन में आके होता है, उनके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन होते हैं, उन्हें बिना देखे ही आप उन्हें लाइफ इम्प्रिजमेंट देंगे या फिर डेथ पेनल्टी देंगे। ये क्वेश्चन तय करना एक बहुत ही बड़ा डायलामा है, जिसमें जज कई बार वेग जाते हैं और एक ही दिन में जजमेंट सुना देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डेथ पेनल्टी उसी केस में बोला था जो कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर था। ये अगर आप लोगों ने न्यूज़ पढ़ा होगा, लगभग 1 साल पहले का है। और उनको मिलेगा जो कि ग्रुसम नेचर में है, जो कि बहुत ही ज़्यादा वायलेंट या फिर बहुत ही ज़्यादा क्रूल नेचर में किसी के साथ ऐसा किया गया हो, तब रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में उनको डेथ पेनल्टी मिलेगा। और इस बात को दिमाग में रखते हुए कोर्ट ने ये भी बोला है कि 3 जज बेंच का जो रिसेंटली अभी बैठा था वो मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी ऑफ कन्विक्ट्स होगा और ह्यूमैनिटेरियन जो होगा वो पूरे के पूरे थॉट को मन में रखा जाएगा, तभी हम डेथ को अवार्ड दे सकते हैं। क्योंकि उसमें साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, मिटिगेटिंग फैक्टर्स होता है और डेथ पेनल्टी देने के बाद उनके फैमिली और जो उनके सर्कुलेशन में उनके क्या असर पड़ने वाला है वो भी सोचना चाहिए। तो ये एक बहुत ही बड़ा रीज़न है और ये आई थिंक सुप्रीम कोर्ट का मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया गया है कि आप डायरेक्टली किसी को डेथ पेनल्टी ना दें, बिकॉज लाइफ इम्प्रिजमेंट भी एक तरह से सेम ही होता है और वो कितना बार
साइकोलॉजिकल कंडीशंस भी लोगों का डिफरेंट हो जाता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों हिजाब केस के बारे में। इसके जो राइटर हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा लिखा है, आप देख सकते हैं कि मैंने पूरा रेड कर दिया है। द हिजाब केस एंड द एसेंशियल प्रैक्टिस डॉक्ट्राइन, ये रिलीजन के ऊपर है, आर्टिकल 25। अब आर्टिकल 25 ये प्रोफेस करता है कि राइट टू रिलीजन, आप अपने राइट रिलीजन के हिसाब से कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने पास्ट में भी देखा था कि सती रोकी गई थी, सती प्रथा जैसी जब चीज़ों को रोकी गई, ये इमोरल और इनह्यूमैनिटेरियन था, इसीलिए इसे रोका गया था। तो हमें यहाँ पे इससे अलग है, लेकिन हमें सोचना होगा क्या ये यूसीसी के बारे में है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, या फिर ये यूनिफॉर्म ड्रेस कोड के ऊपर है। अब यूनिफॉर्म ड्रेस कोड जो है उसमें एक बहुत ही अच्छी बात कही गई है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी, और इसके जो राइटर हैं सुधीरथ पार्थसारथी उन्होंने भी। अब देखिए इसमें क्या है, 2 जज बेंच सुप्रीम कोर्ट को जो बैठा था एक्चुअली, जो कि इन आर्गूमेंट्स को देख रहा था, और कर्नाटका हाई कोर्ट के जो जजमेंट है जिन्होंने बैन किया है हिजाब के यूज को कर्नाटका के स्टूडेंट्स के ऊपर, उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल के आई है, और उसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आपको बहुत ही अच्छा आइडिया होगा इसमें। इसका जो है मेनली जो है ना, अगर आप देखें तो किसी भी डॉक्ट्राइन को एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन से जोड़ दिया जाता है। हमेशा कोर्ट यही करती है, क्योंकि वो अपने आप को कंट्रोवर्सी से बचाना चाहती है। सो आप अगर किसी भी चीज़ को एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ डॉक्ट्राइन से जोड़ रहे हो और उसे वैलिड करार दे रहे हो, तो क्या वो सही है, और फ्यूचर के लिए भी क्या वो सही हो सकता है? तो कर्नाटका हाई कोर्ट जो है ना, 3 प्राइमरी थिंग को ये बात रखते हुए उन्होंने हिजाब को बैन किया था। पहला, हिजाब एसेंशियल नहीं है प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम में, ये पहले नहीं लिखा हुआ है कहीं भी। दूसरा, उन्होंने ये बोला था कि कोई भी सेंसिटिव राइट ऑफ फ्रीडम एक्सप्रेशन जो होता है ना, क्लासरूम के इनसाइड नहीं है। अगर आप बोलते हो प्राइवेसी आपको रखनी है, तो क्लासरूम के अंदर क्या प्राइवेसी है? और तीसरी बात उन्होंने बोली थी कि इस बात को डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑर्डर और यूनिफॉर्म ड्रेस कोड की तरफ से देखा गया है, जो कि सभी बच्चों के लिए है, ना कि किसी एक बच्चे के लिए। तो आप कैसे बोल सकते हो कि इसमें कुछ लोगों के लिए बुरा किया जा रहा है? तो उन्होंने तीनों बात बहुत ही अच्छी रखी थी, और राइटर भी यहाँ पे सही बोलना चाह रहे हैं। तब आखिरकार क्यों इंटरफेयर करने चाह रहे हैं अलग अलग रिलीजन वाले इसमें? अब अगर आप इसमें देखें तो जो पेटिशनर हैं वो बार बार डिमांड कर रहे हैं कि उनका राइट टू रिलीजन है, राइट टू लाइफ है, राइट टू स्टडी है। अगर आप इन सब चीज़ों को भी देखो तो वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल राइट जो होता है, इंटरेस्ट जनरल डिसिप्लिन के हिसाब से अगर वो सबके लिए है, तो क्लासरूम में बच्चों को हमेशा सबको दिया जाए एक साथ। और इसके साथ एक बहुत ही अच्छी लाइन बी आर अम्बेडकर ने बोली थी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, द रिलीजियस कॉन्सेप्शन इन दिस कंट्री आर सो वास्ट, दे कवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ फ्रॉम बर्थ टू डेथ। अब इसे अगर हम समझे, इंसान के जन्म लेने से डेथ तक, अगर हर एक रिलीजन चीज़ों को हर एक रिलीजन के हिसाब से हम करने लगे और उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, तो कैसे होगा? आप खुद सोचिएगा। और अम्बेडकर ने इस बात के लिए बहुत ही ज़्यादा जोर दिया था कि सेकुलर वर्ल्ड को रिलीजन के साथ कंपेयर ना किया जाए उस तरह से। उन्होंने बोला था कि स्टेट को इंटरवीन करने चाहिए रिलीजियस मैटर्स में, बट हर एक रिलीजियस मैटर जो कि एसेंशियल है उनके लिए, उन चीज़ों को छोड़ के जो कि अनएसेंशियल है और जिससे उनका प्रॉस्पेरिटी बढ़ सकती है, हमें उन्हें हटा देना चाहिए, जिससे कि उनकी, आप खुद ही सोचो, अगर हिजाब के साथ अगर वो जा रहे हैं तो उन्होंने उसे एसेंशियल प्रैक्टिस बना लिया, जो कि इस्लाम में लिखा हुआ भी नहीं है। अब इसी के साथ आप सिसुर मठ केस 1954 में देखा होगा, इसे भी एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन के नाम से दे दिया गया था। और इसके साथ कई सारे और केसेस हैं जिसका कि मैं अभी चर्चा करने वाला हूँ। एसेंशियल रिलीजन में और सोशल वेलफेयर रिफॉर्म, ये एक्चुअली में कॉन्ट्रडिक्ट करता है। अगर आप सोशल वेलफेयर की बात करते हो तो वो कॉमन वेलफेयर होता है, ना कि आप किसी रिलीजन को प्रायोरिटी दे करके उसमें जो हो रहा है उसको आप सही करार दे दोगे। तो कोर्ट ने यहाँ पे नैरो और सेफगार्ड रिलीजन कस्टम्स के हिसाब से हमेशा राइट टू रिलीजन को ज़्यादा वैल्यू दिया था। आप अगर 1962 का एग्जाम्पल लो तो बॉम्बे कोर्ट के जो एक लॉ आई थी दाऊदी बोरा केस के बारे में, वो हटा दी गई थी और उसको रिलीजन आउट ऑफ इस एग्जिस्टेंस कर दिया गया था। ओके, अब इसके बाद अगर आप देखो, चंद्रचूड़ ने, DY चंद्रचूड़, जो कि बहुत ही अच्छे एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने बोला था कि सबरीमला टेम्पल का वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ एंटी एक्सक्लूजन डाला था। उन्होंने वोमेंस को जाने के लिए अलाउ किया था, जो कि एसेंशियल टू द प्रोपोनेंट्स ऑफ इट्स फेथ है। तो यहाँ पे ये चीज़ अच्छा हुआ था। अब प्रोपोनेंट्स टू प्रैक्टिस का अगर आप लो तो आपको क्या लगता है उस जजमेंट के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब इसके साथ अगर आप और भी लो
बट एसेंशियल प्रैक्टिस जो है अभी 7 जज बेंच का बैठा है और इसके अप्लाई अभी देखते हैं क्या आने वाला है, क्योंकि एसेंशियल प्रैक्टिस सबरीमाला का केस अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। तो 7 जज बेंच आने के बाद उसके बाद जो 9 जज बेंच बैठेगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जितनी ज़्यादा जज बेंच होती है उसकी उतनी ज़्यादा वैल्यू होती है। अगर 9 जज बेंच ने कुछ और फैसला सुनाया तो 7 जज बेंच के जो फैसला आया है वो बदल दिया जाएगा। अब देखो यहाँ पे इट इज़ द पीपल ऑफ पाकिस्तान हु आर सफरिंग। अब यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा फ्लड की सिचुएशन है और कल ही न्यूज़ आई है कि वहाँ के जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो, उन्होंने ये बोल दिया है कि हमें इंडिया की मदद नहीं चाहिए। अब वो अपने मुंह बड़े बोले हो रहे हैं, लेकिन इंडिया ने यहाँ पे बहुत ही स्मार्ट मूव दिखाया है। बिकॉज आप सब जानते हैं पहला होता है सॉफ्ट पावर, सेकेंड होता है हार्ड पावर, तीसरा होता है स्मार्ट पावर, जो कि स्मार्ट डिप्लोमेसी इंडिया यहाँ पे यूज कर रहा है। अब अगर आप देखो पाकिस्तान में सिचुएशन क्या है, तो वहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि 1400 लोगों की मौत हो चुकी है ऑलरेडी, और उसके साथ 33 बिलियन पीपल सफ़र कर रहे हैं, और उसके साथ 2 मिलियन एकड़ फार्मलैंड है, 7 करोड़ 50,000 जो वहाँ पे लाइव स्टॉक है वो नहीं रहे अब। और यूनिसेफ की रिपोर्ट है कि 3.4 बिलियन जो है लाइफ सेविंग सपोर्ट चाहिए लोगों को वहाँ पे। अब क्राइसिस इतना ज़्यादा आ चुका है कि वहाँ पे अगर आप 100% लो, किसी एरिया में रेन हो रहा है तो वहाँ पे 100% से बढ़ के 500% तक रेन हुई है एक्स्ट्रा में। अब ऊपर से एग्जाम्पल हो गया कि चाइना जो वहाँ पे डैम बना रहा था उसको पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले हटाया। उनके डैम बनाने के चक्कर से भी इनका पूरा का पूरा पानी सही जगह पे नहीं जा पाया, जिससे फ्लड और ज़्यादा क्रिएट हो गई थी। अब इसमें क्या है, शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने 26 अगस्त 2022 को रिक्वेस्ट लेके गए, 500 बिलियन प्लेज किया उन्होंने वर्ल्ड बैंक से, 350 बिलियन यूनाइटेड नेशन एंड फूड प्रोग्राम से, और 110 बिलियन अलग से मांगा उन्होंने। अब ये सारी चीज़ें मांगने के बाद जब एक्चुअली इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो सामने बढ़ के उनका हेल्प कर सकती है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 29 अगस्त को बहुत ही अच्छा काम किया। उन्होंने ट्वीट किया कि ये जो डिवास्टेटेड फ्लड हुई है हम इसके लिए हमदर्दी रखते हैं, और फ्यूचर में हमसे कुछ बन पड़ा तो हम करेंगे। लेकिन यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, जो बिलावल भुट्टो उन्होंने ऑलरेडी मना कर दिया है। अब लेकिन पाकिस्तान के जो एक्चुअली में जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो थोड़े नॉलेजेबल हैं, वो निकले आगे और उन्होंने बोला कि वो सोच रहे हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड ओपन किया जाए या कि नहीं, क्योंकि आफ्टर पुलवामा अटैक हम लोगों ने ट्रेड बंद कर दिया था और हमने ये गारंटी ली थी कि जब तक टेररिज्म रहेगी तब तक बात नहीं चलेगी, टेररिज्म एंड टॉक कैनॉट गो टुगेदर, जो कि हमारे जयशंकर का एक लाइन है टोटल, और वो सही भी है। लेकिन इंडिया यहाँ पे सॉफ्ट पावर दिखाने के बाद भी ये लोग बात नहीं समझ रहे हैं। अब पाकिस्तान के पास क्या है ना, सेल्फ इंटरेस्ट समझने की भी क्षमता अभी आ नहीं रही है, बिकॉज उनकी इकनॉमी इतनी ज़्यादा गिर चुकी है। एससीओ में शहबाज शरीफ इवन रो पड़े थे, अपने यहाँ की जो एक्चुअल सिचुएशन बता रहे थे वो। अब इन सब चीज़ों को अगर आप साथ में लो तो एक्चुअली इंडिया ने 2010 में सेम सिचुएशन हुआ था कि इंडिया यूएन के थ्रू पाकिस्तान को हेल्प करने गया था, लेकिन वहाँ पे इंडिया का बहुत लेम सेम हुआ था। तो इंडिया के लेजिस्लेचर इसलिए बोल रहे हैं कि हमें शायद पाकिस्तान की हेल्प नहीं करनी चाहिए। अब इसमें 17वीं सेंचुरी के एक फिलोसफर है जो कि राइटर बोलना चाह रहे हैं, ब्लेस पैस्कल, उन्होंने बोला था कि द थॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, उन्होंने बोला था क्लियोपेट्रा नोज हैड इट बीन शॉर्टर होल फेस ऑफ द वर्ल्ड वुड हैव बीन चेंज्ड। तो उसका नोज कभी छोटा हो नहीं सकता, तो इसीलिए वो उसका सिचुएशन कभी सही नहीं हो सकता पाकिस्तान का। तो वो अपनी नाक उठा के इतनी ऊंची घूम रहे हैं कि उसमें अब क्या ही बोले। सो द पॉसिबल क्या है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए इंडिया का वो हेल्प ले, जिससे वहाँ पे जो एक्चुअली जो है टोमेटोज़ वहाँ पे वो 500 रुपये किलो जो है वो थोड़ी घट जाए, और 400 रुपये जो प्याज ले रहे हैं वो थोड़ी कम हो जाए। तो इन्फ्लेशन रेट आप सोच सकते हैं वहाँ पे किस तरह की सिचुएशन होगी। पाकिस्तान गवर्नमेंट को 30 बिलियन चाहिए रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के लिए अभी प्रेजेंट में, जो कि कोई भी कंट्री आगे बढ़ के अभी हेल्प नहीं कर रही है। एससीओ में जब इंडिया ने बोला भी मोदी जी ने कि हम साथ मिलके हमें एससीओ मेंबर कंट्रीज़ की हेल्प करनी चाहिए, तो उसके बाद भी शहबाज शरीफ ने आकर के बात नहीं की इंडियन प्राइम मिनिस्टर से, और मैंने इसके लिए एक स्पेशल वीडियो भी बनाया, करंट अफेयर में आप देख सकते हैं। फ्रॉम लोधा टू रमना द चीफ जस्टिस ऑफ द मोदी इरा, ये मेरा आज का फेवरेट आर्टिकल है और रियली हिंदू ने इसमें छा गए। इसके राइटर हैं AP शाह, जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं दिल्ली हाई कोर्ट के और फॉर्मर चेयरपर्सन है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के। तो इनके वर्ड्स और राइटिंग रियली बहुत अच्छे हैं। आइए मैं आपको सीरीज़ में कराता हूँ, आप थोड़ी इसे बेटर वे में अंडरस्टैंड कीजिएगा, आपको सुप्रीम कोर्ट की बहुत ही अच्छी नॉलेज होगी।
इन्होंने ये बोला है कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट जो है कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ये हम सब जानते हैं कि 3 पिलर्स हैं हमारे इंडियन गवर्नमेंट, हमारी इंडिया में, एजुकेटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर। और जुडिशरी इसमें बैलेंस बेडरॉक का काम करती है। अगर लेजिस्लेचर्स कुछ गलत करते हैं तो उसे सही भी करती है और काफ़ी सारे मामलों को वो सामने लेके आती है। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे खुद बड़ी नहीं है, लेकिन आप अगर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से देखो तो हमारी पावर ज़्यादा है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट की पावर बहुत ही ज़्यादा है किसी भी वर्ल्ड के सुप्रीम कोर्ट और उनके जगहों से। हमारी इंटरप्रेटिंग जो एबिलिटी है वो कम है, लेकिन हमारी एबिलिटी ज़्यादा है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को सही करने की, हमारे सुप्रीम कोर्ट की। तो इसमें क्या हुआ है क्या कि इनका ये कहना है कि जब भी कोई पावरफुल गवर्नमेंट आई है, जैसे कि इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट 1971 से आई थी और टिल 1998 तक आप ले लो, तब तक वो जुडिशरी सेंट्रल सेंट्रिक हो रही थी, गवर्नमेंट के लिए काम कर रही थी। अभी 2014 से जो आपको 2022 दिख रहा है, 8 ईयर्स में फिर से ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। तो इन्होंने हर एक चीफ जस्टिस का अच्छे से बहुत ही डिटेल में बताया कि आखिरकार हो क्या रहा है कौन इंडिया में। सो एक्चुअली क्या है, केशवानंदी भारती केस अगर आप देखो तो वहाँ पे जजमेंट कितना अच्छा आया था कि जानबूझ के उसे रोका गया था 1973 में, ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके साथ छेड़छाड़ ना किया जा सके। और उसके साथ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव किया था कि वाइड रेंजिंग ऑफ प्रोटेक्शन मिलेगा लोगों को। चीफ जस्टिस और कोई भी इंडिया के सीजीआई रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके ऊपर कि वो पीपल के राइट को प्रोटेक्ट कर सके और जो सही है उसे सामने ला सके। तो इसमें जो है जॉर्ज एच गॉडवेस ने बहुत ही अच्छे से पुट किया था कि चीफ जस्टिस का जो टेन्योर है वो बहुत ही छोटा होना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी अभी तक इंडिया में टोटल 49 चीफ जस्टिस रह चुके हैं। 49 चीफ जस्टिस अभी आए हैं यूयू ललित, और उनकी सीनियरिटी के हिसाब से इनको लिया जाता है। अब ये जो 49 चीफ जस्टिस हैं 75 ईयर्स में, उसमें जस्टिस वाई भी चंद्रचूड़ जो है 1980 में सबसे लॉन्ग टेन्योर के लिए रहे थे 7 ईयर्स के लिए, और जो सबसे स्मॉल पीरियड के लिए रहे थे 17 डेज ओनली, के एन सिंह, वो 17 डेज के लिए थे। सो चंद्रचूड़ आप याद रखिएगा सबसे लॉन्ग टेन्योर था उनका, और 17 डेज का था के एन सिंह का। अब इसमें इंटरेस्टिंग डाटा ये उभर के आता है, रिलेशनशिप बिटवीन जुडिशरी एंड द एजुकेटिव। वो क्लासीफाई होता है 1950 टू 1971, इस समय ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म में था। लेकिन आप 1971 टू 1993 लो तो सिंगल पार्टी गवर्नमेंट में आई, तो कमिटेड जुडिशरी हो गया एक्चुअली लेजिस्लेचर्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए। लेकिन उसके बाद फिर से जब शॉक मूवमेंट तब आया जब 5 जज केस 1981 में बैठा, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो बाइंडिंग होगा गवर्नमेंट के लिए। यहाँ पे ये जजमेंट आने के बाद आप अगर देखो तो फर्स्ट जज केस में ये बताया गया था कि एक्चुअली जो भी ओपिनियन होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वो गवर्नमेंट के लिए बाइंडिंग नहीं होगा। लेकिन सेकेंड जज केस में 1993 में जस्टिस एम.एन. वेंकटेचलैया जब उन्होंने टुक ओवर किया तो अपॉइंटमेंट हुई, जुडिशरी प्राइमेसी कॉलेजियम को इम्पॉर्टेंट रखा गया, कॉलेजियम सिस्टम बनाया गया, और थर्ड में जाकर के जो कॉलेजियम सिस्टम होगा उसको परमानेंट किया गया ताकि वो सीजीआई को भी वो बात माननी पड़ेगी। तो उसके बाद अगर आप देखें तो इसमें बैलेंसिंग रॉक क्रिएट की गई, और सिंगल मेजॉरिटी पार्टी जो थी उनकी बात किस तरह से रोकी जा सके और कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा सुपेरियर कैसे रखा जा सके उसके लिए किया गया। 2040 में सिंगल मेजॉरिटी पार्टी फिर से आई इंडिया में। अब उनके आने के बाद क्या हुआ है ना, ग्रेजुअल पावर शिफ्ट हुआ है। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं 8 ईयर्स में 8 इंडिविजुअल जो अलग अलग चीफ जस्टिस हैं वो आए। इसमें इन्होंने बात शुरू की है 41 चीफ जस्टिस एन.वी. रमना से, सॉरी आर.एम. लोढ़ा से, और 48 जस्टिस एन.वी. रमना तक। तो इसमें जो है सबसे पहले अगर आप मोदी गवर्नमेंट की 2014 की बात लो तो इरेगुलर अपॉइंटमेंट्स हुए उनके आने के बाद, जो कि बीजेपी के ऑन एजेंडाज को ये इनका कहना है कि उनको वायलेट किया है। और उसके साथ अगर आप देखो लोढ़ा की जो टोटल चला है आर.एम. लोढ़ा, इनको आप सब अच्छे से जानते होंगे बिकॉज इन्होंने बीसीसीआई को के लिए जो कमेटी बैठी थी उसके ऊपर किया था। तो बीसीसीआई कमेटी के आने के बाद एक्चुअली इनकी वो भी जो जजमेंट आई थी उसमें काफ़ी ज़्यादा हेरफेर करके एक अलग कमेटी बैठा दी गई, और उसके बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट कोर्ट ऑफ इंडिया को उसको चेंज कर दिया गया था। इसके बाद जो आए थे H.L. दत्तू,
उन्होंने फॉलो किया था जस्टिस लोढ़ा को एज ए सीजीआई। तो जब उन्होंने टुक ओवर किया तो फोर्थ जज केस आई, और जो कि एनजेक के नाम से जाना जाता है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, आप सब जानते होंगे। ये एक्चुअली नेशन वाइड लॉयर और सुप्रीम कोर्ट के जज बनाने के लिए उन्होंने रिक्रूटमेंट टाइप की पॉलिसी रखनी चाहिए, पर इस चीज़ को टोटली सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया और उन्होंने ये बोला कि इससे सुप्रीम कोर्ट की राइट और प्राइवेसी जो है वो खतरे में पड़ेगी। अब ये हटाने के बाद यहाँ पे एक इनका ये कहना है कि एक विक्ट्री है, और एनजेक जजमेंट अभी तक सेटल नहीं हुआ, अभी भी इसके ऊपर बार बार चल रहा है। आर्टिकल 312 के थ्रू ये आता है, याद रखिएगा। और इसमें जो है टेंशन, जस्टिस टीएस ठाकुर जब उन्होंने टुक ओवर किया तो उन्होंने मोदी इरा में अपने कुछ स्पाइन दिखाए, तब ऐसा लगा था कि फिर से जुडिशरी में पावर आ चुकी है, बैकबोन में स्ट्रेंथ है, क्योंकि उनके जो जजमेंट से बहुत ही, मुझे भी पर्सनली जब मैं उस टाइम न्यूज़पेपर पढ़ता था तो वो काफ़ी प्रभावी रहे थे मेरे ऊपर। उन्होंने ओवरवेल्म किया इंडियन जुडिशरी को। इवन उनके ऊपर कमेंट्स भी काफ़ी सारे लगे हैं, लेकिन अगर आप उनके देखें टोटल, उन्होंने नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड रोल किया, जिससे कि आप आसानी से कोई किसी भी केस के बारे में देख सकते हैं। उन्होंने एफोर्ट लगाए कंट्रोवर्शियल टर्म 20 ट्रांसफर्स ऑफ जज अक्रॉस द हाई कोर्ट्स, ठीक है, जिसमें जस्टिस वेंकटेचलैया, जस्टिस एच.एस. करपाड़िया जैसे लोग शामिल रहे। और हालांकि ये उनका फेल गया, फिर भी उन्होंने अपने पूरी तरह से कोशिश की कि जस्टिस को एक अलग तरीके से उभारा जाए। और अनफॉर्चुनेटली अभी तक ट्रांसफ़र हो रहा है जजों का। आपने देखा होगा कि रिसेंटली मद्रास हाई कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने इस्तीफ़ा कर दिया अपना, ट्रांसफ़र जब उनका नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में कर दिया गया था। जस्टिस ठाकुर ऐसे चीफ जस्टिस रहे वो जो कि स्टैंड ऑफ हुए गवर्नमेंट के अगेंस्ट और चीज़ों को सही तरीके से लाने की कोशिश की। उसके बाद जो है इंडिया के फर्स्ट सिख कम्युनिटी के जो जज थे J.S. केहर, इन्होंने भी कुछ अच्छा कर दिखाया अपने शॉर्ट टेन्योर में। इन्होंने राइट टू प्राइवेसी, ट्रिपल तलाक जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ों पे सही जजमेंट्स पास किए। और उसके बाद इनके ऊपर जब एलिगेशन लगी तो इन्होंने खुद सामने आइए, और उसके बाद इन्होंने डायरेक्टली आकर के जो भी प्रॉब्लम थी उन सारी चीज़ों को डील की। अब इसके बाद देखिए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, इसको भी इन्होंने फॉलो किया जस्टिस केहर ने। जब उनके ऊपर एफआईआर लगा था वो वहाँ से उस केस से वो खुद को हटा लिए। उसके बाद अगर आप कंट्रोवर्सी लो तो जीएस कर्नन, उस टाइम जो कलकत्ता के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनको हटाया गया वहाँ से बिकॉज ऑफ इरेगुलरिटीज़। तो ये थोड़ी उनके ऊपर है कि लगा था। उसके बाद जो सीजेआई आए वो है दीपक मिश्रा। अब दीपक मिश्रा का जो टेन्योर था वो बहुत ही ज़्यादा जाना जाता है बिकॉज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो था उनके टाइम में रखा था 4 जजों ने, और मिल करके ये बोला था कि वो एक्चुअली जो केसेस ट्रांसफ़र करते हैं वो ओपन नहीं है। तो उन्होंने कंडेम किया था एक्चुअली में उनको। तो एक्चुअली ऐसा होने के बाद भी आपने देखा था कि मास्टर ऑफ द रोस्टर की बात कॉन्फ्लिक्ट सामने में आई थी, और ये इशू सामने में आते ही तो उसके बाद उन्होंने सीबीआई के केसेस जो थे ब्राइबरी और फॉन्ड, ये सारी चीज़ें अपने अंदर ले ली थी। इवन उनके ऊपर जब जस्टिस मिश्रा के ऊपर जब कुछ एलिगेशंस लगे इवन मेडिकल कॉलेजेस और कुछ लैंड के लिए, तो उन्होंने केसेस को अपने पास रख लिया, जिस प्रेमा फेसी की वजह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सीधा सीधा केस बन रहा था। उसके बाद जो आए जस्टिस राजन गोगोई आए। राजन गोगोई का कंट्रोवर्शियल टेन्योर रहा बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन गए, और उसके साथ जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इनके साथ बहुत ही ज़्यादा हुआ बिकॉज गोगोई ने जो है सेक्सुअल हरासमेंट का उनके ऊपर कंप्लेन लगा था, जिसका केस उन्होंने खुद से देखा, जो कि एक्चुअली उन्हें नहीं देखना चाहिए था, किसी और जज को उन्हें ट्रांसफ़र करना चाहिए था। और उन्होंने इवन ये बोला जाता है कि वो गवर्नमेंट के काफ़ी साथ थे, सीक्रेसी उन्होंने पूरी की पूरी पालन की, वो सारे कॉलेजियम के आगे सारी चीज़ें ओपन नहीं रखते थे, और इसीलिए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अपनी प्रैक्टिस को डिनाउंस कर दिया था उस टाइम, एक्चुअली में ये गुस्सा होकर के। और उनके ही टाइम में असम नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजन आया था जिनको उन्होंने पास किया था। उसके बाद आप आर्टिकल 370 लो, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स देखो उस टाइम के, जम्मू एंड कश्मीर में हटाए गए थे। हेबस कॉर्पस उन्होंने लगा दिया था यहाँ कि कोई भी मैटर उनके पास पहले आएगा ना कि कहीं और जाएगा। और उसके बाद उन्होंने अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट कर लिया राज्यसभा का इमीडिएटली आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम द चीफ जस्टिस। तो ये एक सही चीज़ नहीं बोला जाता है, क्योंकि ये कहते हैं कि एटलीस्ट उन्हें कुछ कूलिंग पीरियड लेना चाहिए था, और एक चीफ जस्टिस को गवर्नमेंट के किसी भी पोस्ट में नहीं जाना चाहिए बिकॉज वो आइडिया दे सकते हैं कि आखिरकार आप किस तरह से किसी लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन में बच सकते हो।
तो इसके साथ अगर आप देखो तो इसके बाद जो गोगोई हैं, जस्टिस गोगोई के बाद जो है जस्टिस बोर्डे आए एज अ सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मोदी इरा में। तो उनका एक जो टोटल रहा वो 5 मंथ्स का रहा। उन्होंने टेक्नोलॉजी में जुडिशरी में बहुत ही अच्छे सुधार किए। इवन गोगोई के कंटिन्यू टर्म होने तक उन्होंने टेक्नोलॉजी का पूरा अभी देखा। अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो तो आप देखोगे कि जुडिशरी कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल हो चुका है। कंट्रोवर्शियल रहा था इनका फार्म लॉज, अपॉइंटमेंट कमिटी, इशू कंपेरिजन, पब्लिक सपोर्ट ऑफ द लॉ देम सेल्फ। जस्टिस बोर्डे जो है वो वोकल डिस्प्लेजर यूज किए थे आर्टिकल 32 के ऊपर, जो कि रिट पिटिशन है, जो कि डायरेक्टली आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो उसके लिए। डिस्पाइट इन सारी चीज़ों के साथ जस्टिस बोबडे के जो गाइडलाइंस थे, एडहॉक जजेस टैकल किया था जुडिशियल पेंडेंसी को उन्होंने बहुत ही फास्ट मैनर में, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी जो उन्होंने यूज किया। और उन्होंने रिकमेंड किया था जस्टिस अखिल कुरदेसी सुप्रीम कोर्ट को, सीनियर हाई कोर्ट के, ताकि वो सही जगह पे आ सके। और फंक्शनरी जो थी गवर्नमेंट की, उसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई थी और इंडिपेंडेंस के लिए वो बार बार बोले थे। इसके बाद जो थे जस्टिस रमना, इनका बैकबोन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेट बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मॉडर्न इरा ला दिया। इनके आते ही जो रमना जो है वो ओल्ड ग्लोरी जो है सुप्रीम कोर्ट का, वो बोलता है चला आया, क्योंकि ये गवर्नमेंट के काफ़ी सारी चीज़ों पे गए। इन्होंने पेगस के लिए इंक्वायरी रखी, ऑर्डर दिया कि अंडरमाइन सिविल लिबर्टीज़ हो, और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के ऊपर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, वटाली केस जो है उसके ऊपर इन्होंने देखा। जबलपुर केस एडीएम में देखा, इन्होंने राइट जजमेंट पास किया। और इसके साथ जो है जस्टिस रमना के बाद जो है आप अगर देखो तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस जो जुडिशल सिस्टम में था वो स्टैंड अप सा दिखता है। अब फ्यूचर में जो है यूजी ललित है, ये 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। आप यूजी ललित अभी उनका टेन्योर शुरू ही हुआ है, लेकिन वो स्टार्टिंग में अभी तो सही काम कर रहे हैं। लेट्स सी इन द फ्यूचर क्या होता है, और कमिंग डेज में हम देखेंगे कि ये स्ट्रेंथन होता है सिंगल पार्टी गवर्नमेंट के कारण, जो कि बहुत सारे एलिगेशंस लग रहे हैं। तो आपके क्या विचार है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाय द वे बताइएगा ये आर्टिकल कितना इंपॉर्टेंट था। रियली ही इज़ अ ग्रेट पर्सन। स्कैंडियन सोशल डेमोक्रेसी, अब जो है स्कैंडियन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी जो है ना, एक तरह से फ्लॉड हो रही है, बिकॉज नाजी नियो नाजी जो लोग हैं वो ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं और पूरे पूरे विक्ट्री स्वैप कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो नेशनलिज्म और जिंगोइज़म बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुका है, जिसके वजह से नियो नाजी पार्टी बहुत ही ज़्यादा राइज कर रही है। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि एक्चुअली में अब वो डेमोक्रेसी है कि नहीं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में। द सिग्निफिकेंट ऑफ इथेरियम मर्ज फॉर द फ्यूचर क्रिप्टो करेंसीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता चलेगा यहाँ पे दो बातें मेनली, कि एक्चुअली इथेरियम जो है कितनी एनर्जी लेती है और बिटकॉइन से ये कैसे अलग है। ओके, और उसके बाद इसका यूज जो है सेफ साइड में क्यों दिखाया जा रहा है, और इनके ऑनर्स के नाम भी। सो इथेरियम जो है एक्चुअली न्यू वे ऑफ वेरीफाइंग ट्रांजैक्शन बन चुका है ब्लॉकचेन ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। आप सभी जानते हैं जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है उसमें लोग हैक नहीं कर सकते। हैकर्स का फिलहाल अलग कहना है, लेकिन अभी तक वो हैक नहीं कर पाए हैं, बिकॉज इसमें डायरेक्ट पार्टी टू पार्टी ट्रांसफ़र होता है, इसमें बैंक नहीं होती है। और ये जो एनर्जी एफिशिएंट जो है कंजम्पशन जो है बहुत ही ज़्यादा होता है। ये क्रिप्टो करेंसी के बाद अगर आप देखो बिटकॉइन में, बिटकॉइन के बाद एथेरियम आता है, और इसकी हिस्ट्री ये रही है कि ये न्यू वे ऑफ ट्रांजैक्शंस को अभी प्रोसेस कर रहा है। अभी क्या है, इसको खुद में वेव 3 बोला जा रहा है दोस्तों, ये याद रखिएगा। क्रिप्टो करेंसी जो है खुद में वेव 3 बोला जा रहा है कि इनका इतना ज़्यादा डोमिनेंस इफेक्ट बढ़ रहा है। और इनका प्रूफ जो है, प्रूफ ऑफ सेक जो कॉन्सिक्वेंसेस मैकेनिज्म होगा, जिससे एनर्जी कंजम्पशन जो है 99.5% है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ एनर्जी कंजम्पशन, बिकॉज इनका एनर्जी इतना ज़्यादा ये कंज्यूम करते हैं क्योंकि कंप्यूटर हीट होने के कारण, कि एक्चुअली में वहाँ पे ग्रीन हाउस गैस जहाँ से ये करते हैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा होता है। और इवेंचुअली अगर आप किसी क्रिप्टो करेंसी माइनिंग प्लेस पे पहुँच गए तो वहाँ पे इतने सारे कंप्यूटर रहते हैं कि हीट हटाने के लिए एक पूरे मॉल में जितनी एयर कंडीशनिंग चाहिए उतनी वहाँ पे लगती है, सिर्फ एक जगह पे, याद रखिएगा। इसीलिए इसको इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं बोला जाता है। इथेरियम जो है एक मोस्ट यूज प्लेटफॉर्म है जो कि डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स को बढ़ावा देता है और क्रिप्टो टोकन्स को डेवलप करता है, जिससे कि आप बिटकॉइन या फिर कुछ इथेरियम आपकी हो गई तो आप कॉइन्स को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकोगे। ये जो प्रूफ ऑफ वर्क जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है इसमें, क्योंकि अभी जो इन्होंने पॉइंट 2 लाया है इथेरियम
एथेरियम का, वो प्रूफ ऑफ वर्क देता है। और इसके साथ एक कंट्रोवर्सी भी शुरू होती है। अगर आप बिटकॉइन माइनिंग को लो, जो कि लोकल कम्युनिटीज़ और बहुत सारे कंट्रीज एक्चुअली इसे एक्सेप्ट भी नहीं किए हैं, तो ये अगर आप फॉर एग्जांपल देखो, अगर किसी कंट्री से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजैक्शन हो रही है, तो उसका ना आपको नाम पता है ना कुछ और पता है, तो ये एक्चुअली टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए भी जा सकता है और कुछ इलीगल काम के लिए भी जा सकता है, जिसके लिए रेगुलेशन नहीं है। तो सारी गवर्नमेंट इसलिए चाहती है कि वो रेगुलेट हो, ताकि वो सही चीज़ें सामने आ सके। और दूसरा, इससे बहुत सारे जॉब खत्म होंगे भी, क्योंकि बैंक्स का काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। सॉरी। अगर इसके बाद आप देखो, इथेरियम डिफरेंट है क्रिप्टो स्पेस से। अगर आप क्रिप्टो का लो, तो आप अगर नाम बताओ तो कौन थे? संतोषी नाकामोटो, जो कि जापान के बोले जाते हैं। फिलहाल इन्हें आज तक देखा नहीं गया है, बस ये पेपर में है, जो कि लेट 2000 में इनका एक न्यूज़ आया था। इन्होंने ये बोला था कि प्रूफ ऑफ वर्क क्या है, अगर आपके पास कुछ मनी है एक जगह से दूसरी जगह पे दे रहे हो, तो ब्लॉकचेन एक सबसे सेफेस्ट वे है जिससे आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, और वो होगा आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक जगह पे, ताकि आप दूसरी जगह आराम से पैसे पहुंचा सको। तो इसके बाद आप देख सकते हो प्रूफ ऑफ स्टेक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वाइट पेपर में। और जो एथेरियम है, इसको किन्होंने डेवलप किया था? विटलाइक बुटलिन। इन्हें भी देखा नहीं गया है, एक्चुअली ये ट्विटर पे ही सिर्फ एक्टिव रहते हैं। सो देखते हैं अब इसमें क्या क्या आते हैं माइनर्स, क्या क्या इसमें न्यू वेज निकालते हैं प्रूफ ऑफ वर्क के लिए, और ये किस तरह से कंट्रीज उसको एक्सेप्ट करती हैं। और ये इसके साथ एक और बात, ETH2 निकाल दी गई है, इथेरियम 2, और इसमें ये उनको फ्री छोड़ दिया गया है। ट्विटर में आके इन्होंने एक्चुअली ये भी बोला है, जो विटालिक बुटेरिन है, कि आप फ्री हो 1 या 2 में काम करने से लेके, जिसमें आपको प्रूफ मिलेगा, और फर्स्ट में आपको प्रूफ नहीं मिलेगा। लेकिन जो रिसेंटली रिपोर्ट आई है, उसमें लोग प्रूफ की डिमांड नहीं कर रहे, बिकॉज उन्हें लीगल मनी ट्रांसफ़र करनी है। सो दोस्तों, इसी के साथ हमारा जो प्यारा द हिंदू न्यूज़पेपर है, वो 20 सितंबर 1878 को फर्स्ट टाइम रिलीज हुआ था वर्ल्ड में, इसलिए बोलते हैं कि ये नेशनल न्यूज़पेपर है और सबसे पहले की न्यूज़पेपर है। अगर आप अलग न्यूज़ को देखो, तो इसमें ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, ये इंपॉर्टेंट है, रिस्ट्रिक्शन किया है कैश डोनेशन पार्टी जो देती हैं 20,000 से ऊपर को। उन्होंने बोला है कि अगर आप 20,000 से ऊपर का दे रहे हो, तो आपको ये बताना होगा कि आप कौन हो, ये याद रखिएगा। अगर आप 20,000 से नीचे की दे रहे हो, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन 20,000 से ऊपर देने पे आपको ये बताना पड़ेगा। इसके लिए इन्होंने गवर्नमेंट से क्वेश्चन किए कि इसके ऊपर प्रॉपर लेजिस्लेशन अभी तक क्यों नहीं आई है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नोटिफिकेशन दिया है बायोमेट्रिक्स के लिए, एक्चुअली जो क्रिमिनल कॉन्विक्ट के लिए इसमें मेनली है, क्रिमिनल प्रोसीड्योर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022। इसमें उन्होंने ये बताया है कि एक्चुअली आपका जो थंब इम्प्रेशन, पाम इम्प्रेशन, आइरिस, रेटिना स्कैन होता है, ब्लड टेस्ट लिया जाता है, वो बिना सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के नहीं हो सकता रैंक ऑफिसर के। अगर उससे नीचे का रैंक ऑफिसर है तो वो नहीं कर सकता। अब देखिए, ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको एक पास किया था, लार्जर बेन डिसीजन प्रिवेल्स, वो किसके लिए है? ये एक्चुअली आर्टिकल 145 क्लॉज 5 में आता है, जिसमें मेजॉरिटी जजमेंट जो होगा वो हमेशा ही जजमेंट ज़्यादा बेहतर और उसको सही माना जाएगा कंपेयर टू अगर 7 जजमेंट किसी मामले पे बैठा है। जैसे कि मैंने आपको बताया 7 जजमेंट बैठा था किसी केस पे और उस पर 9 जजमेंट बैठ चुकी है, तो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में अगर 9 जजमेंट बैठी है तो उसकी बात पहले मानी जाएगी। राजनाथ सिंह 2 दिन के इजिप्ट के दौरे पे हैं और वहाँ पे वो MOU साइन करने गए हैं। इजिप्ट ने इवन ये बोला है कि वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है वो इंडिया से खरीद सकते हैं। और चाइना डिफेंड किए हैं लश्कर के, एक्चुअली लश्कर जो टेररिस्ट हैं मीर को, उन्होंने फिर से सेव किया अपने सिक्योरिटी काउंसिल के वीटो पावर से। तो वो ये कहना चाह रहा है कि एक्चुअली में ये चाइना वैसा नहीं कर रहा है, वैसा कर रहा है, अल्टीमेटली वो बकवास कर रहे हैं। और क्योंकि वो ऐसा मसूद अजहर के टाइम में भी किए थे और आखिरकार जाकर के 2019 में उन्होंने अपना हटाया था। ये न्यूज़ बहुत अच्छी हो सकती है बीजेपी वालों के लिए, बिकॉज पंजाब के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह वो बहुत ही पॉपुलर हैं और उन्होंने कांग्रेस छोड़ के अभी कम्प्लीटली बीजेपी में साथ अटैच हो चुके हैं अपने पूरी फैमिली के साथ। यहाँ पे एग्रीकल्चर जो हमारे मिनिस्टर हैं उन्होंने क्लियरली बोला है हम नेगोशिएशन नहीं करेंगे फूड सिक्योरिटी में। अभी जो रिसेंटली है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा, इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर ITPGRFA मंडे को ये हुआ है। ये FOA के अंडर आता है। नवंबर 2001 में इसका
इनॉग्रेशन किया था। एक्चुअली में इन्होंने ये कहना चाह रहे कि प्लांट जेनरिक रिसोर्सेज जो है फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर के लिए, उसमें जो प्लांट राइट्स ऑफ फार्मर्स होता है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, जिससे कि न्यूट्रिशन और फूड एबिलिटी हमारी कंट्री में बना रहे। कैन स्टेट इम्पोज लिमिट्स ऑन स्टूडेंट्स फंडामेंटल राइट क्लासरूम। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट सीधा सीधा क्वेश्चन कर रही थी। जो देव हैं वो केस लड़ रहे हैं कर्नाटका के रिलीजियस माइनॉरिटी जो बोलते हैं मुस्लिम कम्युनिटी, उनके तरफ से। उनका कहना है कि एक्चुअली में एक फंडामेंटल राइट होता है स्टूडेंट का आर्टिकल 21 के थ्रू, कि आप राइट टू एजुकेशन को नहीं रोक सकते। आरटीई एक्ट आप सबको पता होगा, आर्टिकल 21 में आता है। तो आने के बाद आर्टिकल 21A याद रखिएगा। तो आने के बाद उनका ये कहना है कि फंडामेंटल राइट बनता है। लेकिन अगर आप फंडामेंटल राइट बनता है तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे उनसे 2 क्वेश्चन पूछी। क्या आप एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस को बता सकते हो, क्या आप उसे डिफाइन कर सकते हो? और दूसरा कि आप जो फंडामेंटल राइट जो है स्टूडेंट्स का क्लास में किस हद तक लिमिट होता है, तो आप इस चीज़ को करें। तो लास्ट में उन्होंने बोला कि एक्चुअली मास को हम ये समझा नहीं सकते। इसके बाद तालिबान के साथ रिलीजियस स्वैप हुआ है, चाइनीज़ गवर्नमेंट। हाँ, ये आपको विंडफुल टैक्स कुछ दिन पहले भी आया था। ये निर्मला सीतारमण हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने कुछ दिन पहले लगाया था, बिकॉज अभी जो क्राइसिस का टाइम चला है यूक्रेन वॉर में, उस टाइम में ऑयल कंपनीज़ को ऑयल सस्ते मिले, पर वो जब इंडिया लाए तो उन्होंने उसे बहुत बढ़ा के बेचा। इसीलिए उनके ऊपर विंडफुल टैक्स लगा कि आप जो एक्सेस कमा रहे हो तो आप टैक्स ज़्यादा भर दो, इससे गवर्नमेंट का कम से कम तो फ़ायदा हो जाए। तो पहले तो वो लोग मान गए, लेकिन अब उन्होंने वो डेविएट हो रहे अपने पॉइंट से। तो वो कहना चाह रहे हैं कि एक्चुअली जितना कमाया नहीं उससे ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने रियली बहुत कमाया, मानिए ये बात। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने वर्ल्ड बैंक और IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन से आर्गू किया है कि आप इंडिया में इन्वेस्ट कीजिए 2 बिलियन से ज़्यादा, और नेक्स्ट 2 ईयर्स में 3 to 3.5 बिलियन तक आप इन्वेस्ट कीजिए। इससे आपको ही बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। फिलहाल ये बात सही है, उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज इंडिया जो है अब कितने नंबर पे आ गई है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इकोनॉमिक सिचुएशन में इंडिया अभी 3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और 5th नंबर पे आ चुकी है। इसके साथ कुछ स्पोर्ट्स के न्यूज़ हैं। इसमें मेरा फेवरेट रॉजर फेडरर का लास्ट मैच होने जा रहा है। अगर आप देखना चाहते हो तो ज़रूर देखिएगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग इट। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपके पास एवरीडे न्यूज़पेपर में मॉर्निंग में बिफोर 10 o'clock पहुंचा सकूं। थैंक यू गाइस।